पिछले एपिसोड में सनमून टीम के कुछ प्लेयर गुस्से में सेंसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए थे, लेकिन तभी मास्टर सुवान ने सही समय पर आकर उनको कुछ भी करने से रोक दिया था। इसके बाद वो इनके ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जो कोई भी यहाँ के रूल को ब्रेक करना चाहता है, अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है तो वो मेरे सामने आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि खुद मास्टर माँ भी इनके सामने कुछ बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता, जिसे देख यू हाव कहता है कि मास्टर सुवान तो सच में बहुत ही बोल्ड हैं। वहीं अब उधर रेफरी भी सनमून टीम के प्लेयर के ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर इनसे कहने लगता है कि अगर तुमने दोबारा यहाँ के रूल को ब्रेक करने का कोशिश किया तो फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तभी मास्टर माँ मिका से कहता है कि तुम अपने पोजीशन को सही कर लो और उस तरह से तुम अगले मैच में फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ का तीसरा इंडिविजुअल मैच बेई और मिका के बीच में होने वाला था, इसीलिए रेफरी जैसे इनके मैच को स्टार्ट करने के लिए अनाउंस करता है तब इसके बारे में सुनकर मिका ने तुरंत ही अपने सोल गाइड वेपन को रेडी कर लिया था और अब इस तरह से वो यहाँ पर बेई के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि मिका और बेई के बीच में फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ की मिका अपने सोल गाइड का यूज करके लगातार बेई के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए बेई को इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोई भी चांस नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बेई मिका के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा होता है, जिसे देख मिका भी अब इस बात से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि अटैक टाइप वाला सोल मास्टर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि मिका अपने ट्रिगर टाइप सिया बॉम्ब सोल गाइड कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगा था और कहने लगता है कि चलो देखता हूँ कि अब तुम इसके अटैक से खुद को किस तरह से बचाते हो। लेकिन बेई ने अभी भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने किसी दो बॉल का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसे देख मिका भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने बेई के अटैक से खुद को बचा लिया है। लेकिन तभी बेई उसे कहता है कि तुम टैंक सेक्टर के सीक्रेट नॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते और तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिका यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब इस पर बेई कहता है कि वैसे तो ये कोई भी पॉइजन नहीं है, लेकिन अब इसके वजह से तुम पूरे दिन सोए रहोगे। अब इस तरह से बेई ने मिका को यहाँ पर हरा दिया था और इसीलिए श्रेक एकेडमी के पास 3 पॉइंट हो गए थे। फिर हमें पता चलता है कि अब सनमून टीम के तरफ से फाइट करने के लिए सियाओ मेंग यहाँ पर आने वाली है, जिसे देख मास्टर माँ कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी उनके सोल मास्टर की कमजोरी है, इसीलिए आगे अब जो भी होगा वह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। तब इसके बारे में सुनकर मेंग भी इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर वो मास्टर माँ से कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं श्रेक एकेडमी को इतना आसानी से नहीं जीतने दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेई से फाइट करने के लिए उसके सामने भी आ गई थी, लेकिन असल में वो पहली बार यहाँ पर फाइट करने के लिए आई है और इसीलिए उसके एबिलिटी और पावर के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। लेकिन तभी मेंग ने अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख वे कहता है कि यह किस तरह का मार्शल सोल है। लेकिन वही मास्टर सुआन हैरान होते हुए कहता है कि यह तो जूचिंग आइस्टोर मार्शल सोल है और इसीलिए वो बेई से भी केयरफुल हो जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंग ने अपने आइस्टोर पॉइजन का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसे देख वे भी अपने थंडर ड्रैगन हेड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यह देखते ही मास्टर सुआन उदास होते हुए कहता है कि वो हार गया, क्योंकि बेई असल में उसके पॉइजन से अफेक्ट हो गया था और इसीलिए इसके वजह से वो तुरंत यहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मेंग इस मैच में जीत गई थी और इसीलिए अब सनमून टीम का स्कोर 2 हो गया था। तभी उधर मेंग कहने लगती है कि यहाँ पर फाइट करने के लिए अब कौन आने वाला है, जिसके बारे में सुनकर वांग इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ चेन अब इसके साथ में फाइट करने के लिए उसके सामने आ गई थी और इस तरह से वे दोनों इस मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं उधर मास्टर सुआन कहने लगते हैं कि जूचिंग आइस टूड एक बहुत ही हाईली पॉइजनस सोल बीस्ट है, जिसके पूरे बॉडी के अंदर आइस एट्रीब्यूट और जबकि इसके आंखों में फायर एट्रीब्यूट भरा हुआ है, इसीलिए आइस और हीट का इंटरसेक्शन एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन को क्रिएट करता है। वहीं उधर लुओ चेन और मेंग के बीच का फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां पर कि लुओ चेन अपने आइस पावर का यूज करके मेंग का सामना करने की कोशिश कर रही थी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुओ चेन ने अपने आइस केस का यूज करके मेंग को बहुत ही आसानी से कैद कर लिया था, जिसे देख वांग और बाकी लोगों को लगता है कि लुओ चेन मेंग को बहुत ही आसानी से हरा देगी। लेकिन यह देखते ही टीचर जामा कहती है कि ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं उधर मास्टर माँ कहने लगता है कि केवल टैंक सेक्टर ही पॉइजन को यूज करने में अच्छा नहीं है और तभी अचानक से हम देखते हैं कि लुओ चेन पॉइजन के वजह से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि असल में मेंग के पास में भी आइस एट्रीब्यूट था और इसीलिए उसने इसका यूज करके अपने पॉइजन को इसके अंदर बहुत ही आसानी से डाल दिया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मेंग इस मैच में जीत गई होती है और दोनों टीम का स्कोर भी यहाँ पर बराबर हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइट करने की अगली बार याओ हेंग की होती है, जो कहने लगता है कि हम सनमून के लोगों को यहाँ पर यह सब करने के लिए अलाउ कैसे कर सकते हैं। वहीं उधर हुआंग याओ हेंग के फादर से कहता है चलो देखते हैं कि अब वो इसे हरा पाता है या नहीं हरा पाता। तब इस पर याओ हेंग का फादर कहता है कि अपने दुश्मन को 1000 से इंजर्ड करूं, जबकि खुद केवल 800 से इंजर्ड हो। यह सुनकर हुआंग कहता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में चिंता नहीं है, जिस पर याओ हेंग का फादर कहता है कि उसे अपने ग्रोथ के रास्ते में इन सब का भी सामना जरूर करना पड़ेगा। वहीं उधर याओ हेंग भी मेंग का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर बड़े ही शानदार तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मेंग ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और उसी के साथ वो अपने पॉइजन को इसके बॉडी के अंदर बहुत ही आसानी
आसानी से डाल देती है, जिसके वजह से याओ हेंग की हालत यहाँ पर खराब होने लगती है। तभी इसे देख काइतो कहने लगता है कि उसके आर्मर और दोनों ही लेवल 6 वाले सोल टूल्स हैं और उसके अलावा वे सभी हाईली टॉक्सिक भी हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि याओ हेंग इतने आसानी से मेंग के सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो इसका सामना करने के लिए तुरंत ही व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाइट टाइगर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ में एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब याओ हेंग के फादर को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और वे सभी समझ गए थे कि याओ हेंग ऐसा करके अपने बॉडी के अंदर पॉइजन के फैलने के टाइम को बढ़ा रहा है। लेकिन तभी से भी हम देखते हैं कि याओ हेंग को बड़े नजदीक से मेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चांस मिल गया था, इसलिए अब वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और फिर याओ हेंग तुरंत अपने व्हाइट टाइगर मीटियर शावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मेंगो को इसके अटैक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसने याओ हेंग के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने लेवल 6 वाले सोल गाइड टेलीपोर्टेशन रिंग का भी यूज करने लगती है, जिसे देखते ही काइतो कहता है कि सन मून टीम ने तो एक्सपेंसिव स्पेस सोल गाइड को भी पा लिया है। वहीं उधर पॉइजन के फैलने की वजह से याओ हेंग की हालत काफी खराब होने लगती है और उसके अलावा मेंग फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके वजह से सभी को ऐसा लग रहा था कि याओ हेंग अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेंग का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है जो कि सोल एम्परर को भी एक ही झटके में निगल जाएगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि याओ हेंग को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और इसीलिए मेंग जैसे ही अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, तो अब इसे देख याओ हेंग भी अपने सोल बोन स्किल एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके मेंग के अटैक को रोकने लगा था, जिसे देख मास्टर मा कहता है कि उसने तो सोलबोन को इतना समय से छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन वहीं उधर याओ हेंग का फादर कहने लगता है कि सोलबोन केवल कुछ ही देर के लिए अटैक को रोक पाएगा, जबकि इस समय उसके पास में तो ज्यादा सोल पावर भी नहीं बची है और अब इसी वजह से उसे भी ऐसा लग रहा था कि याओ हेंग इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि याओ हेंग अपने व्हाइट टाइगर डिस्ट्रॉय किल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखते ही मास्टर मा कहता है कि हम अपनी हार मानने के लिए रेडी हैं। लेकिन असल में अब इसके लिए बहुत ही देरी हो गई थी और याओ हेंग ने अपने पावर का यूज करके मेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। इसके बाद याओ हेंग कहने लगता है कि तुमने क्या कहा, मैं इसके पॉइजन के वजह से अफेक्ट हो गया हूँ और क्या मैं क्लियरली नहीं सुन सकता। तब हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों से मास्टर मा इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। लेकिन आखिरकार याओ हेंग ने मेंग को इसमें हरा दिया था, जिसके बाद मास्टर मा हैरान होते हुए कहता है कि याओ हेंग का फिजिक तो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो वो मेंग के पॉइजन के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। फिर वो कहने लगता है मैंने सोचा था कि मेंग श्रेक एकेडमी के टीम के सभी मेंबर को आसानी से हरा देगी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इसके बारे में कुछ करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट करने के लिए सियाओ टाओ आने लगी थी, जहाँ पर याओ हेंग कहता है कि अब से कैप्टन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि याओ हेंग यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी मास्टर सुआन और बाकी लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और मास्टर सुआन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया। वहीं उधर याओ हेंग का फादर भी इस बात से काफी इंप्रेस हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ टाओ फाइट करने के लिए चली गई थी, जहाँ पर वो सिया फई और उलुंग से पूछती है कि तुम दोनों में से सबसे पहले कौन मेरे साथ में फाइट करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर मा ने पर्सनल बैटल से गिव अप कर दिया था और अब वो डायरेक्टली 2, 2 and 3 बैटल को करना चाहता है। तब इसके बारे में सुनकर रेफरी भी अनाउंस करती है कि सन मून टीम ने पर्सनल बैटल से गिव अप कर दिया है और इसीलिए श्रेक एकेडमी इसमें जीत गई है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इनका स्कोर 1-1 हो गया था और फिर इन दोनों टीम के बीच का तीसरा राउंड 10 मिनट में स्टार्ट होगा। तभी टीचर जामा कहने लगती है कि मास्टर मा तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, क्योंकि वो समझ गया है कि सन मून टीम बैटल में ज्यादा पावरफुल है, जबकि पर्सनल बैटल में बहुत ही वीक है। इसके अलावा वो यह भी जानता है कि और 2 पॉइंट हारने के बाद वो कमबैक नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो तुरंत ही हार मानने के लिए रेडी हो गया। फिर वो कहने लगती है कि इस समय हम बहुत बड़े डिसएडवांटेज में हैं, क्योंकि सन मून का रिजल्ट टीम अभी भी पूरी तरह से सेफ है और इसीलिए कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असल में उनके टीम मेंबर और हमारे टीम मेंबर के नंबर के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। वहीं उधर मास्टर मा कहने लगता है कि श्रेक टीम के पास में अब केवल 5 मेंबर ही बचे हुए हैं, इसीलिए 2-2-3 फॉर्मेट के अनुसार कोई भी थर्ड गेम के लिए अवेलेबल नहीं होगा और इसीलिए अब हमें केवल एक गेम को जीतने की जरूरत है। इसके बाद वो रुलोंग और सिया फई से कहता है कि तुम शानदार तरीके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि अभी इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जिसे देखते ही सियाओ टाओ अकेले इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इसे देख रेफरी कहता है कि यह 3-1-3 बैटल है, लेकिन इस पर सियाओ टाओ कहती है कि मैं तो अकेले ही इनके लिए काफी हूँ। जिसके बाद रुलोंग सियाओ टाओ से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही एरोगेंट हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीचर जावा के कहने पर सियाओ टाओ अकेले ही दोनों के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि असल में टीचर जावा के पास में और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो कहने लगती है कि काइतो और सियाओ तो अभी तक भी रिकवर नहीं हुए हैं और अब इसीलिए हमारे पास में फाइट करने के लिए केवल यू हाओ और वांग बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुलोंग और सियाओ टाओ के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट चल रही थी, जिसे देख टीचर जावा कहने लगती है कि अगर सियाओ टाओ किसी तरह से इसमें जीत गई तो इस तरह से हमारे पास में अभी भी एक चांस होगा, लेकिन अगर वो हार जाती है तो फिर यहाँ पर हमारी हार निश्चित है। तभी रुलोंग सिया फेंग से कहता है कि मुझे रेडी
होने के लिए कुछ टाइम चाहिए, जिसके बारे में सुनकर सिया फेंग कहता है कि नो प्रॉब्लम। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सोल कैनन को रेडी कर लिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इसके अटैक के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी और इसीलिए रुलोंग इस मौके का फायदा लेकर अपने वेपन को रेडी करने लगता है। तो अभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ भी अपने फिनिक्स मीटियर शावर का यूज करके अटैक करने लगी थी, जिससे देख सिया फेंग भी तुरंत इसके ऊपर लगातार अटैक करने स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम इस लेवल 6 वाले सोल गाइड लाइटनिंग बैरियर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगी। तो अभी हम देखते हैं कि रुलोंग ने अपना सोल गाइड के चार्जिंग को कंप्लीट कर लिया था, जिसे देखते ही मास्टर सुवान कहने लगते हैं कि इसके पास में तो लाइट और डार्क दोनों एट्रीब्यूट है और उसे देख ऐसा लगता है कि उन्होंने सियाओ टाओ के मास्टर सोल के बारे में बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया है। तभी हम देखते हैं कि रुलोंग अपने सोल गाइड के डार्क एट्रीब्यूट का यूज करके इसका सामना करने लगा था। तभी हम देखते हैं कि रुलोंग अपने सोल गाइड के डार्क एट्रीब्यूट का यूज करके सियाओ टाओ के साथ में फाइट करने लगा था, जिसे देख मास्टर मा कहता है कि यह सोल गाइड स्पेशली तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से इसके डार्क एट्रीब्यूट की वजह से सियाओ टाओ को कुछ होने लगा था, जिसके वजह से वो अपने ऊपर से कंट्रोल को खोने लगती है। तब इसे देखते ही टीचर जावा कहती है कि यह सोल गाइड तो असल में सियाओ टाओ के बॉडी के अंदर के इविल फायर को ट्रिगर कर सकता है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सियाओ टाओ अब एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आने वाली है। वहीं अब रुलोंग और उसका साथी लगातार सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसके वजह से सियाओ टाओ खुद को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो बुरी तरह से इंजर्ड होकर यहाँ पर नीचे गिर गई थी। तब इसे देख टीचर जावा कहती है कि सियाओ टाओ का इविल फायर तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वहीं उधर मास्टर मा कहता है कि जजमेंट और डार्क पावर को अपने नेमी के सोल में ब्लेंड कर सकता है, जिसके वजह से वो उसके सोल पावर के एट्रीब्यूट को डार्कनेस में चेंज कर देगा और इसी के साथ स्वॉर्ड की लाइट एट्रीब्यूट अपने ओपोनेंट के पावर को जज करेगी। वहीं उधर रुलोंग सियाओ टाओ से कहता है कि अब तुम्हारे मार्शल सोल की डार्क पावर एक्टिवेट हो गई है और इसीलिए अब तुम्हें जजमेंट स्वॉर्ड के द्वारा पनिश किया जाएगा। तभी टीचर जावा परेशान होते हुए कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इविल फायर सियाओ टाओ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा और फिर उस तरह से वो आखिर में एक इविल मास्टर बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा यहाँ पर गिव अप करने का डिसाइड कर लेती है, लेकिन तभी सियाओ टाओ ने उसे ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वो कहने लगती है कि मैं तो श्रेक टीम की कैप्टन हूँ और इसीलिए अब श्रेक के गौरव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देखते ही रुलोंग भी डिवाइन जजमेंट का यूज करने लगता है। तभी मास्टर सुवान कहने लगते हैं कि तुम इविल फायर फिनिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि एक समय पर इसने तो गॉड को जन्म दिया था। वहीं उधर सियाओ टाओ कहने लगती है कि मैं इस दुनिया के किसी भी ऐसे पावर के ऊपर यकीन ही नहीं करती जो कि मुझे जज कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ का इविल फायर फिनिक्स आवाज निकालने लगा था, जिसके वजह से रुलोंग की भी हालत खराब होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सिया फेंग फिर से अपने सोल गाइड कैनन का यूज करके सियाओ टाओ के ऊपर अटैक करना चाहता था, लेकिन असल में वे इस बार इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी हमें पता चलता है कि याओ हेंग ने यहाँ से जाने से पहले सियाओ टाओ के हाथ में कुछ दिया था, जो कि असल में लेवल 8 वाला टाइगर सोल डिफाइनिंग नाइफ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुलोंग और उसका साथी सियाओ टाओ को हराने के लिए उसके साथ में फाइट करने लगे थे, लेकिन असल में अब वे इसके बढ़े हुए पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए सियाओ टाओ इन दोनों के ऊपर बहुत ही भारी पड़ने लगी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सियाओ टाओ अपने स्ट्रॉन्ग पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखते ही रुलोंग समझ जाता है कि वो इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो रेफरी से हेल्प मांगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने सियाओ टाओ के अटैक को रोककर इसे बचा लिया था। वहीं उधर मास्टर सुवा ने बेहोश होकर गिर रही सियाओ टाओ को नीचे गिरने से बचा लिया था और फिर वो तुरंत इसके ऊपर अपने किसी पावर का भी यूज करने लगते हैं। तभी यूहा मास्टर सुवान से कहता है कि आप मुझे सिस्टर सियाओ टाओ के इविल फायर को सप्रेस करने दीजिए, लेकिन इस पर मास्टर सुवान कहता है कि अब सियाओ टाओ का मार्शल सोल म्यूटेट हो गया है, इसीलिए अभी तुम इसके सोल पावर को सप्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इसकी ब्लैक फायर पूरी तरह से इसके ऊपर हावी हो गई है और इसीलिए इसके वजह से इसका मार्शल सोल पूरी तरह से ब्लैक फिनिक्स में म्यूटेट हो गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मास्टर सुवान किसी इंसिडेंट के बारे में याद करके काफी उदास हो गए थे और कहने लगते हैं कि मुझे डर है कि कहीं वो आने वाले समय में पूरी तरह से इविल मास्टर ना बन जाए। तब इसके बारे में जानकर वांग और यूहा भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे, लेकिन तभी सियाओ टाओ बेहोश होने से पहले इनसे कहती है कि बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तभी मास्टर सुवान इनसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन क्योंकि इसमें सनवन टीम पहले हार गई है और इसीलिए वे अगले गेम में बहुत ही खतरनाक तरीके से काउंटर अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए वो इनको समझाते हैं कि सियाओ टाओ तो उनके जाल में फंस गई, लेकिन तुम दोनों अभी भी बहुत यंग हो और आने वाले समय में तुम्हारे पास में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वे फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहते हैं कि मुझे फाइनल आउटकम के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम हमारे श्रेक एकेडमी के लिए प्राइड हो। तभी टीचर जावा कहने लगती है कि हमारे पास में उतने पर्याप्त लोग नहीं है, इसीलिए हम 2-3 में से केवल 2 बैटल को ही फाइट कर पाएंगे और इसीलिए ऐसा लगता है कि यही मैच अब फाइनल होने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से इन दोनों के ऊपर है। तो क्या आपको लगता है कि वांग और यूहा श्रेक एकेडमी को विनर बना पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।